पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो हुकूमत ये दावा कर रही थी, हुकूमती तर्जुमान ये दावा करते थे कि नून से शीन निकलेगी और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग में बनेगा, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है जिसको कि खुद एक नाम दिया जा रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप का। और इस ग्रुप के पार्लियामेंटेरियन, जिसमें MNAs भी शामिल हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के MPs भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं। और इसमें राजा रियाज साहब ने कहा कि ये ग्रुप तो कायम रहेगा काशिफ बाज़ी साहब के प्रोग्राम में। तो आज इस ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इस मुलाकात में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, क्या चीज़ें सामने रखी गई और जहांगीर तरीन के मुकदमे में चीज़ें अब आगे कैसे चलेंगी, क्या होगा, क्या आज के फैसले हुए, प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि जून तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी, और कुछ उन्होंने फर्दर डिटेल्स भी बताई कि O लेवल का क्या होगा, A लेवल के स्टूडेंट्स का क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स का क्या होगा। इस हवाले से प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के आपको बताएंगे कि मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने जो आज फैसला किया है उससे कहीं बच्चों का साल तो ज़ाया नहीं हो जाएगा, जो जिन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन लेने होते हैं कि वो तो मुतासिर नहीं होंगे किसी तरह से। उस हवाले से भी चंद सवालात हैं जो आपके सामने रखेंगे, जो कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, बरतानिया में एक बड़ा फैसला बरतानवी हुकूमत का, जो करप्ट अफराद हैं, पहले तो एक अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आया था और अब जो इकदाम किए जा रहे हैं और करप्शन को कितना बड़ा नासूर वहाँ पे करार दिया गया है, क्या इकदाम हो रहे हैं, उस हवाले से, और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने के हवाले से पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमत के दरमियान जो अभी तक राब्ते हुए हैं वो क्या है, उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज करते हैं आज की सियासी खबर है उस हवाले से, और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नज़ीर अहमद चौहान साहब, MPA हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप में कहा जाता है कि आज उन्होंने जो वज़ीर आज़म से बात हुई, एक राजा रियाज साहब ने बात की और एक नज़ीर अहमद चौहान साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। कैसी रही मुलाकात आज की? सर बहुत अच्छी रही मुलाकात जी, और हमने रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि सर हमें टाइम दिया जाए और हम मुलाकात करना चाहते हैं। और जो हमारे कुछ ऐसी थी चीज़ें जिसमें हम समझ रहे थे कि हमारे एक पार्टी लीडर हैं जहांगीर खान तरीन साहब, जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हमारी पार्टी के लिए, और पहले दिन से वो माशाल्लाह अपनी जिस तरह उनकी सेहत भी नहीं थी उसके बावजूद उन्होंने इस पार्टी के लिए जो खिदमात थी उसको ज़हन में रखते हुए हम सब ने यह फ़ैसला किया कि तरीन साहब का साथ दिया जाए और खान साहब से टाइम लेकर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप हमारी बात को सुने। और हम साहब को आपने क्या कहा? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने सबसे पहले तो उनका ये शुक्रिया था कि उन्होंने हमें जब टाइम दिया तो हमने सबसे पहले उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जो आप समझ रहे थे वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंचाई गई। नंबर 1 ये कि जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर 9 कंपनियों के अंदर से 3 कंपनियां जहांगीर खान तरीन साहब ही की क्यों हाईलाइट की गई, और वो जो पर्चे जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर किए गए उन पर्चों के अंदर चीनी शुगर माफी का कहीं भी जिक्र नहीं था। और स्पेशली ये बताया गया कि आपके CM PM हाउस इस्तेमाल होता रहा और आपके यहाँ से प्रेशर जाता रहा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि जी जहांगीर खान तरीन साहब को किसी सूरत पर नहीं छोड़ना। आपके इल्म में है? अच्छा चलिए मैं उस पर भी आता हूँ। आपने कहा बाकी शुगर मिल्स जो हैं उन पर कार्रवाई नहीं, तो बाकी कौन सी शुगर मिल्स हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई? खुसरो बख्तियार साहब का नाम लिया गया, हुमायूं अख्तर साहब का नाम लिया गया, जी बिल्कुल। जहांगीर तरीन साहब चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ भी एक्शन? नहीं, हम ये चाह ये रहे थे कि बेसिकली जो हमारा सोच थी, जो हम लोग सब इकट्ठे होकर गए खान साहब के पास, जो हमने रिक्वेस्ट की उसके अंदर ये था कि क्रॉस दी बोर्ड फैसला किया जाए कि चाहे जो भी हो, अगर तो इंसाफ देना तो सबको एक जैसा इंसाफ मिले। जिस तरह का आप देखते हैं कि जहांगीर खान अपना अलीम खान साहब हैं, या अपना दूसरा सुल्तान साहब हैं, वो भी गए अदालतों को उन्होंने फेस किया लेकिन वो वापस आए। तो जहांगीर तरीन साहब ने जो आपको ब्रीफ दिया उसमें नाम कौन कौन से थे? एक तो खुसरो बख्तियार का था, बेसिकली वो लोग, हुमायूं अख्तर का, वो जो लोग हैं 9-10 जिन लोगों ने आपको पता है जिनके नाम थे उनका कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन तरीन साहब को पिन पॉइंट पर रखा गया और तरीन साहब को कहा जा रहा था कि बस एक्चुअली हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे। शरीफ साहब, खान साहब से आपकी जब गुफ्तगू हुई तो उसमें कहीं एक स्टेज पे आपने ये भी बताया कि खान साहब मैं तो आपके साथ हूँ, आपने एजाज चौधरी का टिकट की जगह मुझे आपने खुद टिकट दिया और रात 2 बजे आपने फैसला तब्दील किया, ये बात हुई? बिल्कुल हुई, और मैंने खान साहब को याद करवाया कि हम वो लोग थे कि जो आपके फैसले थे वो ठीक फैसले थे,
आपके फैसले गलत फैसले नहीं थे, लेकिन जो आपके दाएं बाएं बैठे होते हैं वो गलत फैसले आपसे करवाते हैं। रात को 2 बजे जो मुझे आपने कॉल करके कहा था कि तुम इलेक्शन लड़ो, को मैंने जीत के भी दिखाया लाहौर से, और लाहौर को मेरा MP है, MNA हार गया, जो एजाज चौधरी वो हार गए। तो इसका मतलब खान साहब का फैसला वहां इस्लामाबाद में बैठा ठीक थे। तो इसी तरह से जो आज फैसला हो रहा है खान साहब वो गलत हो रहा है। के साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ हैं या तरीन साहब के साथ? देखिए जी, पहले दिन से इमरान खान साहब के साथ हैं, आज भी खान साहब के साथ हैं, कल भी खान साहब के साथ होंगे। हमें तरीन साहब को किसने मिलवाया था? खान साहब ने मिलवाया था। खान साहब ही की विजन के ऊपर तरीन साहब भी गए थे। हम लोगों ने ये फैसला किया था, तरीन साहब की सोच थी। अब भी जो हो रहा है वो खान साहब की विजन के मुताबिक है या उनके विजन के खिलाफ है? देखिए, बेसिकली इस वक्त पार्टी के अंदर ग्रुपिंग और धड़ाबंदी है आशिफ शीर साहब, उसको समझना जरूरी है। आप देखें ना कि जब पार्टी के लोग, एक बंदा पहले ही नाहलाप हो चुका है पार्टी की खातर, पहले ही वो पार्टी के अंदर नहीं है, और प्लस ये कि उसको ना उसके पास MP-शिप है, ना उसके पास MNA-शिप है, और ना वो पार्टी के कोई किरदार अदा कर सकता है। अब उसको जाके यहाँ मारा जा रहा है, ये क्या कि पार्टी के अंदर जो मुझे रिपोर्ट मिलती है, आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूं, उस पे भी आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया कि आपको कुछ बताया कि जहांगीर तरीन साहब के कहने पे चंद वुज़रा भी लगाए गए, क्या बात हुई इस हवाले से? देखें, उसमें एक बात बड़ी अच्छी, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल में दर्द था, जो बड़ा कैटेगोरिकल उन्होंने कहा कि तरीन मेरा भाइयों जैसा है और मुझे उसका दर्द है, मुझे पेन है, मुझे उनकी फैमिली की पेन है कि वो जिस तरह से जिस हालात में गुजरा है। लेकिन जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है, क्योंकि मेरी जमात जो है वो इंसाफ की जमात थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मैंने बनाया था इंसाफ के नजरिए के ऊपर। तो ये नहीं हो सकता कि तरीन के लिए कोई और कानून हो जाए और दूसरे के लिए कोई और कानून हो जाए। ये बड़ा कैटेगोरिकली वहां पे कहा गया। लेकिन जो हमारी सोच थी, कोई फायदा नहीं, जो हमारी कहना चाह रहा हूं, जो हमारी सोच थी, हम ये चाह रहे थे कि प्रेशराइज ना किया जाए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, तो वो बात मानी गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच ये थी कि सर शहजाद अकबर साहब को आप यहाँ से अलहदा कर दें, आपकी मेहरबानी। नुमान लंगड़ियाल साहब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ बताया आपको? नुमान लंगड़ियाल के हवाले से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मैंने जो आप पंजाब में थे आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, और डिफिकल्टली ना बेसिकली नुमान लंगड़ियाल साहब ने ये रिक्वेस्ट की वज़ीर साहब से कि हमें सुन तो लें जो आप तक। बताया कि तरीन साहब के कहने पे नुमान लंगड़ियाल को वजीर बनाया? बिल्कुल उन्होंने बताया। और किसको? तरीन साहब के कहने पे इनको बुलाया गया, और एक दो मिनिस्टर अपना मशीर थे उनको बनाया गया, साहबजादा को बनाया गया। ये भी कहा कि और दोनों जो स्कैंडल्स आए इनकी हुकूमत में इन्हीं वज़रा की मिनिस्ट्रीज में आए? नहीं, बेसिकली ये बात नहीं कही गई। ये खान साहब ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी थी तरीन, आपने मुझे ये बताना था, आपके मैंने जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि तरीन ये कमाल मामला देखेगा, क्योंकि हमारी नई नई गवर्नमेंट थी, तो तरीन साहब इसको लुक आफ्टर कर रहे थे। लेकिन तरीन साहब की तरफ से जब हम लोगों ने जाके सारा खान साहब को जो बताया, उसमें सिर्फ ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि सर उस वक्त तरीन साहब कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे किसी चीज में भी, ना वो MPA थे, ना वो MNA थे, ना वो किसी का हिस्सा थे, ना उन्होंने कोई ऐसा कोई अप्रूव किया लेटर, ना उन्होंने कोई ऐसी चीज दी है। तो साहब ने कहा ये जो स्कैंडल्स है ये उनका कसूर था? नहीं, बेसिकली साहबजादा साहब ने तो बात नहीं कही वहाँ पर कोई भी ऐसी, लेकिन ये बात ज़रूर वहाँ पर हुई है अपना शरीफ भाई कि अपना हमने जो चीज़ वहाँ देखी है, जो खान साहब की सोच से देखी हमने, तो वो ये बात ज़रूर थी वहाँ पर कि किसी तरीके के साथ मैंने जो 25 रुपये बढ़े थे वो उस बढ़ने पे खान साहब बेहद गुस्से में थे और नाराज़ थे हम सब से कि वो पैसे किस तरह बढ़े। जब एक बंदे को टारगेट दिया गया तो वो टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ, ये खान साहब का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हम सब से उन्होंने बात कही भी। तो बेसिकली हम सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो भी गिल्टी इसमें हो, चाहे तरीन साहब हो, तो उनको सजा फेस करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हमारा सिर्फ एक एजेंडा था कि खान साहब काइंडली इसको फ्री एंड फेयर आप करवाएं। ठीक है, और जहांगीर तरीन साहब भी यही चाहते थे, यही वो चाहते थे। जहांगीर तरीन साहब नाज़रीन पनामा का केस होता था उन दिनों क्या कहते थे, आइए देखते हैं। तमाम कौम पूछ रही है कि भाई ये जब आपने ली थी ये प्रॉपर्टीज, आपके पास ये पैसे जायज थे, हलाल की कमाई थी, तो हमें बता दें, डॉक्यूमेंट दिखा दें। आपने इनके ऊपर टैक्स दिया था, आप डॉक्यूमेंट दिखा दें। आपने ये पैसे मुल्क से बाहर सही तरीके से बैंकों के थ्रू भेजे थे, हमें डॉक्यूमेंट दिखा दें। मगर अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कौम सिर्फ यही सोच सकती है कि ये सब इलीगल है और कानून की खिलाफवर्जी की। जो आपने इस्तेमाल किया मे फेयर के ये 3-4 फ्लैट लेने के लिए 1992 में, 3 में, 4 में, 5 में, जब भी ये पैसा कहाँ से आया उसका रिकॉर्ड दिखाएं, कहाँ से आया पैसे। ये पैसे आपने मुल्क से बाहर कैसे भेजे, क्योंकि ये आपने डॉलर दे के लिए ना, ये पाउंड दे के फ्लैट लिए, ये आपने रुपए से नहीं खरीदे। 3 मुकदमे नवाज शरीफ
तुम्हारे और तुम्हारे टब्बर के ऊपर है। आपने ये महालात लंदन के कहां से लिए, कहां से आए हैं ये पैसे? ये जो 2 कंपनियां जो जद्दा में लगाई हैं आपने, इसके पैसे कहां से आए? इनके लंदन में जो जायदाद है, 16 कंपनी है वहां पे, 16 एक का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अरबों रुपए का हिसाब देना है और तुम्हें देना पड़ेगा। जाके नैब में हाजिरी देनी पड़ेगी, तुम्हें वहां जाके फिर कोर्ट में सामने हिसाब देना पड़ेगा। और नाज़रीन, ब्लैकमेलिंग के हवाले से जहांगीर तरीन साहब क्या फरमाते थे, आइए देखते हैं। नून लीग ब्लैकमेल की को इस्तेमाल कर रही है, इसको दुनिया में ब्लैकमेल कहते हैं, इसकी सजाएं भी होती है कि जी आप अगर बोलेंगे तो हम आपको फिर छोड़ेंगे नहीं, कीचड़ उछालेंगे, आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। पहली दफा इस खानदान का एहतसाब हो रहा है, आज तक एहतसाब औरों का हुआ है, इनका नहीं हुआ। इन्होंने हमेशा कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, इस दफा इनका पहली दफा एहतसाब हो रहा है, इसलिए चीखें निकल रही हैं। ये जो JIT पे हमला कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में रुकावटें पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो लोग जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपने सुना जहांगीर तरीन साहब जो कह रहे थे, आज वही कुछ हो रहा है जो पहले ये कह रहे थे और उसके ऑपोजिट स्टैंड है। 2 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि उस वक़्त के जो फैसले थे वो एक आला अदलिया के जजेस ने आपको पता है कि दे चुके थे, जिसमें उन्होंने सिसिलियन माफियान को कहा, और उसी फैसलों की रोशनी के अंदर इनके अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो फैसले, जो इनके ऊपर मुकदमात बने थे, उन्हीं मुकदमों को आज तक भी हम कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमने, इस हुकूमत ने इन पे कोई मुकदमा या केस नहीं किया। जो भी नून लीग के या नवाज शरीफ के जितने भी केसेस हैं वो पहले के केसेस हैं। आज को नवाज शरीफ ने, अब इमरान खान ने या जहांगीर खान तीन ने इस पर केसेस नहीं बनाए। ये वो केसेस हैं जो हमारी ही हुकूमत जहांगीर खान तीन के ऊपर बना रही, जिसमें नवाज शरीफ का कोई नाम नहीं है शुगर माफिया में, जिसमें अभी खुसरो प्रसाद का कोई नाम नहीं है, जो बाकी 5 कंपनियां हैं बिल्कुल नाम नहीं है। अच्छा, उसके अंदर ये आपको सामने लेटर रख रहा हूं ना, इसके अंदर पांचों के साथ बड़ा नरम डील किया जा रहा है, बड़ा उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रेशर है तरीन साहब के ऊपर है। वो क्यों है, मैं वो आपको बड़ा जरूरी बताना चाहता हूँ। हमारे अंदर PTI के अंदर भी कुछ ग्रुपिंग है। वो ग्रुपिंग की एक लॉबी ये चाहती है, जो खान साहब को ये बताना में कामयाब हो चुकी है, कि जी तरीन साहब को एक इतना रगड़ा दिया जाए और ये साबित किया जाए, जिस तरह उन्होंने पहले उनको आपने नाहल करवाया, तो इस पॉइंट पे भी उनको ये फंसा दिया जाए और साबित किया जाए। देखिए जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, मनी टेल वहां भी मांग रहे थे। बेशक सर मांगी गई, लेकिन इस फैसले में भी उनको इतना रगड़ा जाए। आज ये क्या मांग रहे हैं, FBR क्या मांग रहे हैं उनसे? सर मेरी गुजारिश सुनिए ना, FBR ने जो मांगा है वो देने के लिए तैयार है। वो तो नहीं देने को तैयार सर। FBR स्क्रीन पे बल्कि डॉक्यूमेंट ये दिखा देते हैं आपको, डिटेल्स ऑफ, ये FIA का है कि डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स इंक्लूडिंग द फैमिली ओन 12 एकड़ हाइड हाउस, वो उनसे मांग रहे हैं, स्टेटमेंट्स मांग रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट डेटा। FBR का दस्तावेज आपको दिखा देते हैं, ये FBR का आ गया डेटा कि जनाब ये आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लें। और इसी डॉक्यूमेंट में FBR बता रही है कि OECD की तरफ से ये 4 अकाउंट्स जहांगीर तरीन साहब के डिक्लेयर नहीं थे और OECD ने आइडेंटिफाई किए। आप पढ़ लें इसमें कि ये हुकूमत ने शुरू किया या OECD की आइडेंटिफिकेशन में हुआ। ये FBR का बड़ा वाज़ेह डॉक्यूमेंट है। 2018-19 का एक डॉक्यूमेंट है जो आप बता रहे हैं, ठीक है। मेरी सिर्फ गुजारिश फिर वहां पे आती है कि जो अभी के डॉक्यूमेंट्स जहांगीर खान तरीन साहब ने दिए हैं, जो अपनी तमाम अदालतों के अंदर उन्होंने रखे हैं, उनका आप प्रूफ नहीं दे रहे, ये पिछले आप दिखा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब यही बात कह रहे हैं कि आपका जो अभी का सेंटेंस है, जो अभी का आप बता रहे हैं, वो हमें बताएं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स FIA ये भी पिछला है, ये भी पिछली डिटेल दे रहे हैं। डेट पढ़े ऊपर, पिछली डेट दे रहे हैं ना, 18 अप्रैल क्या लिखा हुआ है। इसके बाद जब डिटेल निकलेगी, ये भी इससे जल्दी क्या, 18 अप्रैल 2021 तारीख पढ़े। ये मेरी गुजारिश फिर वही आ रही है कि ये वाली डेट भी पिछली डेट का ही वाला देकर दे रहे हैं ना वो आपको। कैसे? अगर नई डेट आज की डेट के जहांगीर खान तरीन साहब, इसमें तारीख क्या लिखी हुई है? ये आज की डेट का, ये इशू हुआ 12 का। अच्छा, 12 अप्रैल 2021। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब पे जितने आज के केस हैं, जो जब हमसे गवर्नमेंट हमने संभाली है, वो कहां लाए ना। अगर आपने पिछले सारे जहांगीर खान तरीन साहब अब डाल के तो अपने फैसला करना कि तरीन खान साहब पहले तब गलत थे जब नवाज शरीफ के दौर में थे, उस वक्त किसी ने केस नहीं बनाया। पुराने केसेस निकाल के आज तरीन साहब के ऊपर डाल दिया जाए और उनका साथ आज लिया जाए। ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये इशू है। ये इशू सिर्फ हमारे साथ हो इसलिए रहा है कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि सर जो पुराने केसेस थे उनका जवाब जहांगीर खान तरीन साहब देंगे। जब नवाज शरीफ साहब थे हुकूमत में, उन्होंने तो उनसे कोई साहब नहीं लिया। अगर नवाज शरीफ के सामने जहांगीर खान तरीन साहब खड़े थे और उन्होंने साबित किया कि नवाज शरीफ जो नवाज शरीफ कर रहे हैं उसके जवाब नहीं देंगे, आज भी देंगे, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत को
आपको पता है कि गिराने वाला नवाज शरीफ की हुकूमत के तमाम फैसले सामने लेके आने वाला जहांगीर खान तरीन था, और जहांगीर खान तरीन उनका सख्त मुखालफ था। नवाज शरीफ ने उनके पे कोई केस नहीं निकाला उस वक्त। लेकिन आज ये जो केस आज ये जो केस निकल रहे हैं, ये कहां से निकल रहे हैं? असल यही हमारा साहब ने क्या बताया कि इस पे हम आना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारी पार्टी के अंदर कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, धड़े हैं 2-3 धड़े ऐसे हैं जो तीन धड़े जी, जो कौन से? एक धड़ा ऐसा है जो आपने कल सुना है, जो कल शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे लकीर लगा दे। क्या कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब? जरा सुनेंगे नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। ये तो आपने भी आज पीएम को कहा है कि मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल हमने कहा हम उनके साथ है। उसकी वजह देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब को यह जेब नहीं देता कि वो सीनियर वाइस चेयरमैन होके और कह रहे हैं लाइन खींच दें। देखें, हम लोग नाराज होंगे अपने चेयरमैन से, अपने वज़ीर-ए-आज़म से गिले शिकवे हो सकते हैं पार्टी के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब का यह बनता था कि उनको हम सबको बुलाते कि यार मुझे बता दो। पीएम साहब को कहा मैं आपका वर्कर हूं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, तो क्यों नाराज हैं आप? मैं कभी भी आज भी नाराज नहीं हूं, मैं कल भी नाराज नहीं था, मैं ना कभी होऊंगा कभी नाराज। नाराज कौन है? कोई भी नाराज नहीं है सर, मेरी गुजारिश सुन लेना। जहांगीर तरीन साहब सर मेरी गुजारिश सुन ले, जहांगीर खान तरीन भी नाराज नहीं है, मेरी गुजारिश सुन लेना पहले। नाराज नहीं है तो मसला क्या है? मेरी एक रिक्वेस्ट सुन ले पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि जहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये लफ्ज़ बोले हैं, एक तरफ आपको पता पंजाब हुकूमत में हमारा क्या हाल है, और एक तरफ आपको पता सेंट्रल में हम कितनी सीटों से जीते हुए हैं। और ये वो लोग जो आज 33 लोग गए हैं एमपीएस साहब ने कहा बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, 33 लोग गए हैं जो हमारे आज एमपीएस, ये वो लोग थे जिनको शाह महमूद कुरैशी ने टिकट नहीं दी थी, और ये वो लोग जीत के आजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी वर्कर थे, आज फिर खान साहब के साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये वो अपने नजरिए से नहीं हटे, वो आज भी खान साहब के पास जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे कि खान साहब हमारे साथ ज्यादती हो रही, हमारी बात को सुने। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो जल्दी में तेल डाला है, ये गलत किया है, ये उनको ऐसा इस वक्त नहीं कहना चाहिए था। असल में जो ग्रुपिंग की अब ये बात करके लेके हम चल रहे थे, दूसरा ग्रुप ये था। अब कुछ ग्रुप ये चाहते हैं कि तरीन साहब को ये साबित किया जाए कि ये बहुत गलत था, तो पार्टी बैलेंस किया जाए, और तरीन साहब के ऊपर सारा गंद डाल के तो ये कहा जाए देखें जी हम तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते, देखें जी हम कैसे इंसाफ के। तो तरीन साहब डॉक्यूमेंट देके जान छुड़ाएं, एफबीआर को मनी टेल दें, एफआईए को देंगे। अशरफ साहब बिल्कुल देंगे, ये उनका फर्ज बनता है। अगर वो नहीं देंगे, अदालतों में नहीं राब्ता करेंगे, तो हम उनके साथ नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीर अहमद चौहान साहब के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जो एनसीओसी में आज फैसला हुआ, DGISPR ने इस खौफनाक थर्ड वेव के हवाले से क्या कहा कि पाकिस्तान में शर्र अमवात क्या दुनिया से ज्यादा है, और लंदन के कुछ मामलात एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो दावा किया जाता था कि नून से शीन निकलेगी और पता नहीं कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा, तो तरीन ग्रुप जो है बाकायदा तौर पे आज अनाउंस किया गया कि ना तरीन ग्रुप बन गया है। और वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई, क्या उसमें हुकूमत ब्लैकमेल हो गई? इस हवाले से जो मुलाकात है उसका हाल अहवाल क्या है, क्या बातचीत हुई? उस मुलाकात के एक पार्टिसिपेंट डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। क्या हुकूमत आज जहांगीर तरीन ग्रुप से ब्लैकमेल होगी? बहुत शुक्रिया अरशद। देखिए, ये बड़े दिनों से एक किस्सा चल रहा है, और आज जब ये मोअज़्ज़ज़ मेंबरान प्राइम मिनिस्टर से मिले और इनका जो एक ग्रीवेंसेस था या एक प्ली थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो ये थी कि जहांगीर तरीन साहब को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और ये केसेस उनके ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या चंद लोगों का एजेंडा है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या जवाब था इस पर? प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पर बड़ा क्लियर जवाब था। उन्होंने पहले सब दोस्तों से ये सवाल पूछा कि क्या आप में से कोई भी ये समझता है कि उसका ताल्लुक जहांगीर तरीन के साथ मेरे से ज़्यादा था? तो किसी का कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा वो सबसे ज़्यादा मेरा करीबी दोस्त था, और मैं उन पे बहुत एतमाद करता था, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और आप लोगों इनमें से कुछ दोस्त उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ बता रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको नहीं पता, जो उन्होंने पार्टी के लिए काम किया वो मुझे पता है, जो आपको पता है वो शायद बहुत कम पता हो, और बहुत सारे काम उन्होंने मेरे साथ मिलकर पार्टी के लिए किए। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये क्लियर नहीं था जब जहांगीर खान तरीन साहब ने पार्टी ज्वाइन की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मोटो है वो ये है कि एक कानून सबके लिए हो? अब मेरे सामने जो अभी जो तहकीकात चल रही हैं उसमें क्या मनी ट्रेल मांगा जा रहा है, बैंकिंग स्टेटमेंट्स मांगी जा रही हैं एफबीआर की तरफ से, एफआईए की तरफ से और दीगर तहकीकाती इदारों से?
अर्शद साहब, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव स्टोरीज करते रहते हैं इस तरह की सारे केसेस की, तो अगर आप शहबाज शरीफ साहब के भी आप बहुत सारे ऐसे केसेस सामने लेके आए हैं, अगर आप देखें तो ज़्यादातर केसेस जो इस तरह के कॉर्पोरेट इश्यूज़ हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं, उनमें ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं और FIA और दूसरे इदारे मांगते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा होगा, मुझे इसका इल्म नहीं है क्योंकि ये FIA कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लैकमेल हो गए आज इस ग्रुप से? देखिए, पहली बात तो मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ कि ये ग्रुप प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि तमाम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को उस कमरे में ये श्योर करवाया कि आप हमारे लीडर हैं और हम हर सतह पर आपकी इज्जत करते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि तरीन साहब के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं कुरान की उस आयत पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और वो मेरे लिए मिशल राह है, जिसमें अल्लाह मियाँ ने कहा है कि अपने दुश्मन से भी इतनी नफरत ना करो कि उससे आप इंसाफ ना कर सको। तो जहांगीर तरीन तो मेरा दुश्मन नहीं रहा कभी भी, वो तो मेरे दोस्त थे। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके साथ इंसाफ कौन कौन सी मानी गई है इस ग्रुप की? देखिए, इनकी सच इन्होंने कोई ऐसी डिमांड ऐसी की नहीं वहाँ पर कि जो कोई ऐसी हो कि ये ज़रूर करें, लेकिन इनकी एक जो डिमांड थी कि ट्रांसपेरेंसी हो, कि हमें पता चले कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं। बाहर आके उन्होंने दावा किया है कि डॉक्टर रिजवान जो इसको हेड करते थे, और डॉक्टर रिजवान नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि एक उन अफसरान में से हैं FIA के जो कि हर दौर में ज़ेर अताब आते हैं, क्योंकि वो जो ख्वाहिशात होती हैं उस पर अमल करने से इनकारी हो जाते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी इन्हें गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक तहकीकात करने पे बिलीव कर रहे थे। तो राजा रियाज साहब ने दावा किया है कि इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्या डॉक्टर रिजवान को आपकी हुकूमत ने ब्लैकमेल होकर ट्रांसफ़र कर दिया है? देखिए, मैं दो बातें बड़ी वाज़ेह कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर हो, और वो रिजवान साहब के लिए भी बराबर होना है। आपने अक्सर आप रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, आप उन एंकर्स में से हैं जो रिपोर्टर से ऊपर आए हैं। आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाना हर साइल का हक होता है। हर रोज़ थाने में हर जगह पे लोग कहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हमने IO से इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, और बड़े आराम से चेंज हो जाती है। इनको बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं किया गया। हाँ, इनकी इन्वेस्टिगेशन जो ये कर रहे थे केस की, वो एक और ऑफिसर को दी गई है, और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑफिसर को दी गई है? कोई अबू बकर साहब हैं, जो अबू बकर खुदा बख्श साहब हैं, पेट्रोलियम जी बिल्कुल, जिन्होंने वो किया बिल्कुल, जो लेकिन ये ऑफिसर बिल्कुल ट्रांसफर नहीं किए गए। तहकीकात के बाद नदीम बाबर साहब फारिग हुए, ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उस तहकीकात की वजह से हुए ये किस वजह से, लेकिन उन्होंने पेट्रोलियम की बिल्कुल साहब को आपने अच्छी खबर दी है या बुरी खबर दी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर के पास किसी के लिए बुरी खबर है या अच्छी खबर है। प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा आज भी वाजे किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बड़ी वाजे की कि मैं इस कुर्सी के लिए हुकूमत में नहीं आया था, मैं सियासत करता हूं इबादत समझ के, और मैं जिस मेरा दोस्त हो या मेरा दुश्मन हो, अगर उसने पाकिस्तान में कोई भी इल डूइंग की है, तहकीकात रोकी नहीं जाएंगी। नहीं, तहकीकात उन्होंने बड़ा वाजे किया, रोकी नहीं जाएंगी। हाँ, एक बात उन्होंने कही कि अली जफर जो कि क्रेडिबल, शहजाद अकबर साहब के हवाले से इन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया, उस पर वजीर आजम ने क्या कहा? वजीर आजम ने यह कहा कि वो उनके काम से मुतमईन है शहजाद अकबर के, और उन्होंने कहा कि उनको कहीं नजर नहीं आता, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो सामने रखें। शहजाद अकबर साहब ने कहीं पे वजीर आजम साहब ने कहा कि उनके ख्याल में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, अगर कोई प्रूफ है तो आप सामने रखें। तो बैरिस्टर अली जफर साहब की इंक्वायरी के हवाले से क्या बात थी, वो किस लिए बनाएगी और वो क्या करेगी, और उस पर भी एतराज उठाया राजा रियाज साहब ने? जी बिल्कुल, ये ऐसा हुआ कि बैरिस्टर अली जफर साहब के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने उनको बताया, क्योंकि बार बार ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर इस सारे केस को दोनों साइड से, FIA के भी साइड, क्योंकि अब तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपके पास भी हैं, एक वो साइड भी सारी स्टडी करें, FIA से भी सवालात पूछ लें, जहांगीर तरीन साहब से भी पूछ लें, उनका डिफेंस भी पूछ लें, और फिर प्राइम मिनिस्टर को कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो प्राइम मिनिस्टर को एक मुफस्सल रिपोर्ट बना के दें कि उनके ख्याल में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 1 पॉइंट एजेंडा उनको दिया गया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या नहीं है। हाँ, इसमें कोई भी इल डूइंग, रॉन्ग डूइंग है या नहीं है, किसी भी जगह पे कोई इख्तियारात से तजावुज़। क्या किया राजा रियाज साहब? राजा रियाज साहब ने कहा कि हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अली जफर साहब के ऊपर, वो शायद अच्छी तहकीकात ना कर सकें। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी शोहरत सबको पता है पूरे पाकिस्तान को, वो एक मायानाज वकील हैं, तो उनकी पहले आ लेने दीजिए रिपोर्ट, जब आ जाएगी तो फिर उसके ऊपर देख लेंगे कि क्या उन्होंने क्या लिखा है और आपके पास कौन सा प्रूफ है जो उन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि जो भी बात होनी है वो फैक्ट्स के साथ होनी है। तो ये आज की मीटिंग में जो लोगों के वसवसे थे या खदशा था कि कहीं पे जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो मेरे ख्याल में इस मीटिंग में क्लियर के हवाले से क्या डिमांड की गई?
देखिए, खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से एज सच कोई डिमांड तो नहीं की गई, लेकिन उनके केस को जो लोग कई दफा कंफ्यूज करते हैं, ये किसी ने कहा कि खुसरो बख्तियार साहब को छोड़ दिया गया, उनकी तहकीकात उस तरह से नहीं हो रही। नहीं, वो खुसरो साहब का नहीं, वो सबका कहा गया कि बाकी सबको छोड़ देंगे, नाम नहीं लिया गया उनका, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 22 दूसरे लोग जो हैं उनके ऊपर FIR हुई हुई है। ये एक जो इंप्रेशन है, ने जो ब्रीफ दिया था उसमें तो खुसरो बख्तियार साहब का नाम भी है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग उनका नाम लेते हैं, लेकिन 22 और लोग हैं जिनके ऊपर FIR हुई हुई हैं, उनमें खुसरो साहब भी हैं। मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं, हो सकता वो भी हो, मेरा ख्याल है उनकी मिल भी, मेरा ख्याल है। मैंने वो लिस्ट था, उन्होंने जिक्र किया, मैंने वो लिस्ट ट्वीट की हुई है जिन सबकी है। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, छोटी ग्रुप ने उनका भी जिक्र किया। मैं छोटी सी एक बात क्लियर कर दूं कि जहांगीर तरीन साहब और खुसरो साहब का फर्क यह है कि जहांगीर तरीन साहब की पब्लिक लिमिटेड फर्म है, और उसमें शायद एक उनके ऊपर एतराज यह है कि उन्होंने जो पब्लिक फंड्स हैं, मीन जो शेयर होल्डर्स के पब्लिक के फंड्स हैं, वो उनके कॉन्सेंट के बगैर कहीं और इन्वेस्ट किए। जो खुसरो बख्तियार साहब की मिल है वो एक प्राइवेट लिमिटेड है, उनका अपना बिजनेस है, उनके ऊपर शायद ऐसा कोई कदगन या ऐसा कोई एतराज नहीं। क्या होता है? तो जी, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये इस हुकूमत ने तहकीकात शुरू की या OECD ने इनके हवाले से बताया, या पढ़ के हमें बता सकते हैं कि ये तो क्योंकि शहजाद अकबर साहब का मेरे ख्याल में एरिया है कि कानूनी बातें जो है कि किसने, ये FBR का एरिया है सर, शहजाद अकबर साहब का नहीं है। आप बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है? आप चाहते हैं कि मैं पढ़ के बता दूं? अगर बता दें तो समझ आ जाएगी सबको। ये लिखा हुआ है कि UK विद EFG प्राइवेट लिमिटेड ऑन काउंटर चेकिंग, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स इन टैक्स रिकॉर्ड व्हिच नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी है। किस हवाले से? ये जो इन्होंने दिए होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, 4 अकाउंट जो डिक्लेयर नहीं किए या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये हुकूमत ने तो नहीं शुरू किया? आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। डॉक्यूमेंट FBR का, मैं क्योंकि इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो ये तो आप मुझे बता रहे हैं। ये मैं कोई भी बात कह दूंगा तो फिर कोई मेरा दोस्त समझेगा कि मैं ये इंस्टिगेट कर रहा हूं, तो मुझे क्योंकि इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। ये एक कानूनी मामला है। कानूनी मामला तो नहीं है, एक बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जिसपे कुछ लिखा हुआ है कि OECD की तरफ से इंफॉर्मेशन, हमारी तरफ से तो बड़ी क्लियर है। ये अगर आप ये कह रहे हैं कि एक बैरूनी एजेंसी ने शुरू की और FBR, तो फिर प्राइम मिनिस्टर का स्टांस तो फिर विंडिकेट हुआ कि जब भी रूल ऑफ लॉ की बात होगी, हमारा को अपना हो या पराया हो, उसके ऊपर लॉ की इंप्लीमेंटेशन सेम होनी। अगर ये OECD ने ना भी किया होता, आप भेजते खत प्राइम मिनिस्टर को, आपने भेजा, आपने हमारे असासे नहीं डलवाए थे उसके ऊपर वेबसाइट पे, जिसपे हमारे बहुत सारे दोस्तों को आप पे गुस्सा भी है, और उन असासों को डलवाने में आपने प्राइम मिनिस्टर को 2 दफा पैगाम भेजा। एक पैगाम मैंने भी दिया था, और आपको पता है कि उस पर कार्रवाई प्राइम मिनिस्टर लिखा था एज अ सिटीजन ऑफ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका पैगाम था ना, तो वो पैगाम भेजा और प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया, और आपके सामने वो असासे पड़े हुए हैं। ये आप हो, OECD हो, कोई भी बता रहा, मैं इस पे ज्यादा इसलिए बहस में नहीं जा रहा कि मैं वकील नहीं हूं, कोई गलत बात ना कह दूं, कल को कोई कहे कि आप वहां पे गलत बयानी कर रहे थे, मुझे इसका इल्म नहीं है, लीगल मैटर्स है। लेकिन मैं बात सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी होगा, प्राइम मिनिस्टर ने आज क्लियर किया, वो अंडर द लॉ ऑफ लैंड होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, किसी दोस्त या दुश्मन के साथ विक्टिमाइजेशन या ज्यादती नहीं होगी, और किसी किस्म का उस पर प्रेशर भी नहीं लिया जाएगा। ये बड़ा वाज़ेह उनका पैगाम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस ग्रुप को बताया कि जहांगीर तरीन साहब के कहने पे कौन से 2 वुज़रा लगाए गए? जी बिल्कुल, उन्होंने वहां पर यह बात बताई कि जो जहांगीर तरीन साहब की मशावरत शामिल थी, उसमें जो एग्रीकल्चर के हमारे मिनिस्टर थे फेडरल और प्रोविंशियल, वहां पर मशावरत बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब की शामिल थी। और ये भी गिला किया कि उसी में 2 स्कैंडल्स आ गए। नहीं, ये गिला एग्जैक्टली इस तरह से तो नहीं किया कि उसी में स्कैंडल आ गए, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब चीनी की कीमत बढ़ी और वो 26 रुपए बढ़ी, और साथ ये बताया कि माजी में भी बहुत बढ़ती रही है, लेकिन अब और माजी का फर्क ये है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी अवाम की जेब में से पैसा निकल के अशराफिया की जाए और मैं यहां चुप करके बैठा रहूं या किसी किस्म का प्रेशर लूं कि मैंने अपनी कुर्सी बचानी है। मैं इस कुर्सी के लिए यहां नहीं आया बैठा। जब ये 26 रुपए चीनी बढ़ी तो मैंने फैसला किया कि इस पर कार्रवाई होगी, उसमें दोस्त हो दुश्मन हो उसके खिलाफ होगी, और आज कार्रवाई बगैर किसी दबाव, बगैर किसी ब्लैकमेलिंग, प्रेशर के जारी रहेंगी इंशाल्लाह। जो प्राइम मिनिस्टर ने आज अपना बड़ा क्लियर स्टांस दिया, और पहले भी वो देते रहते हैं, आज उन्होंने फिर, और लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इनमें से बहुत सारे जो दोस्त थे, इन्होंने फिर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या काउंटर नैरेटिव नहीं दिया जब प्राइम मिनिस्टर ने इनको बात। वजीर आज़म ने क्या ये वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, अगर हुकूमत चाहती है तो जाए तहकीकात। ये प्राइम मिनिस्टर की स्टैंडिंग पॉलिसी है। मैं तो उनके साथ उन्होंने बड़ी क्लियर उनकी बात थी कि देखिए, बात जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा 25 साल पहले जब मैंने जद्दोजहद की इस काम के लिए,
नहीं, कोई बात इस्तीफे देने तो दे दो, हुकूमत जाती है तो चाहे मुझे फर्क नहीं, एग्जैक्टली एज सच इस तरीके से किस तरह से बात हुई? सारे लोगों ने ये कहा कि हमारे साथ इंसाफ होने, किसी ने वहां पर ऐसी कोई बात नहीं की जो अपनी लीडरशिप से नहीं करनी चाहिए। बहुत मुतवाजन सबकी राय थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल आगे से हर बात बड़ी तसल्ली से तफसील से सुनी और वज़ीर आज़म ने जब अपना मौक़िफ़, हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखा तहकीकात के हवाले से, कोई काउंटर आर्गूमेंट आया सामने से? जी, एक आध काउंटर आर्गूमेंट बिल्कुल राजा रियाज साहब ने दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अली जफर साहब के बारे में बात की, एक दो और बातें ऐसी हुई, उसका प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा इसी जो इन्वेस्टिगेशन थी इसके ऊपर के दूसरे लोगों के ऊपर किसी पे एफआईआर नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास डाटा था, उनकी अपनी डायरी पे तमाम चीजें लिखी हुई थी। उन्होंने उनको बताया कि नहीं 22 और मिल्स हैं जिनके ऊपर हुआ, और ये भी बताया कि जिन पे नहीं हुआ उनका मार्जिन या जो उनका शेयर है मार्केट में वो बहुत छोटा है, जिनका शेयर बढ़ा है उन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है और बिला तफरीक हो रही है, और उसमें कोई अपना पराया जो है उसमें तमीज नहीं की जा रही। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म ने खसूसी ब्राय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद बरतानिया के कुछ मामलात, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के, और शफकत महमूद साहब का एक ऐलान, क्या वो पाकिस्तान के बच्चों का जो मुस्तकबिल है 1 साल ज़ाया करेगा या अच्छा फैसला, इस हवाले से बात करेंगे एक वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की 3rd वेव आई है उससे शर्र अमवात दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और इस हवाले से हमें बताया कि इसने अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मिजल बाबर इफ्तिखार ने किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। अप्रैल के महीने में कोरोना से अमवात का औसत तनासुब सबसे ज्यादा रहा है। इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से शरह अमवात 2.12% है, जबकि इस वबा के दौरान पाकिस्तान में पहली मरतबा दुनिया के मुकाबले में शरह अमवात बढ़कर 2.16% तक पहुंच चुकी है। जी नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह अमवात इस वक्त पाकिस्तान में बकौल अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान में, और आज जो फैसला किया शफकत महमूद साहब ने, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने, इसका ज़्यादा क्रेडिट NCOC को जाता है, NCOC के डिसीजन मैकेनिज्म को जाता है, जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत मिल के फैसले करती हैं। असद उमर साहब को जाता है कैंसिलेशन का। लेकिन जो शफकत महमूद साहब है नाज़रीन, आप जिन बच्चों ने देना है, जिनके वालिदैन ने ये एग्ज़ाम देने हैं, वो शफकत महमूद साहब का चेहरा याद रखें, क्योंकि जो उन्होंने आज फैसला किया है इससे ये भी खदशा है कि बहुत से बच्चों का एक तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा, और ख़ास तौर पे A लेवल और O लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो हम चाहेंगे शफकत महमूद साहब हमारे प्रोग्राम में आएँ, और बहुत से कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के जिनके जवाबात दें, उनके वालिदैन के हैं, लेकिन अभी तक शफकत साहब शायद अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे। साथ साथ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर बरतानिया के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बरतानिया के कॉरेस्पॉन्डेंट फरीद कुरैशी साहब। फरीद कुरैशी साहब, करप्शन के हवाले से एक तो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आया था, साथ उनके फॉरेन सेक्रेटरी की एक बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन जो पाकिस्तान से मफरूर होकर लोग लंदन बैठे हैं, बरतानवी हुकूमत उन्हें पाकिस्तान के हवाले क्यों नहीं कर रही? देखिए, उस हवाले से पाकिस्तान ने तो बरतानिया को दरखास्त भी कर रखी है, लेटर भी लिखा गया और सारी बात बता दी गई है। लेकिन मेरा ख्याल है, जो अगर आप मियां नवाज शरीफ की बात करें तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बरतानिया में मौजूद है, लेकिन इलाज के हवाले से अगर बात की जाए तो हमने शुरू में देखा कि जब वो आए बरतानिया 1.5 साल पहले, तो वो अस्पताल जाया करते थे और डॉक्टर अदनान ब्रीफिंग दिया करते थे रेगुलरली कि नवाज शरीफ की सेहत को ये खतरात हैं, उनके दिमाग को जो खून मुंतकिल करने वाली शरियान है वो भी इतनी बंद हो चुकी है। लेकिन उसके बाद फिर अब तो बहुत अरसा हो गया, अब शायद वो खुद भी हुकूमत पाकिस्तान बार बार उनसे कह रही है, और अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट वहां पे हो, पाकिस्तानी हो, तो उसको वापस भेज देते हैं। नवाज शरीफ साहब वहां पे क्या इलीगल इमिग्रेंट है इस वक्त? नहीं, नवाज शरीफ यकीनन वीजा के ऊपर मुकीम है, चूंकि उनके पास मेडिकल ग्राउंड मौजूद है, और डॉक्टर अगर आपको लिख के दे दे, उनका पासपोर्ट तो एक्सपायर कर चुका है। पासपोर्ट बेशक एक्सपायर हो जाए, उसके बावजूद आप इलीगल नहीं होते। हाँ, जब ये पाकिस्तान जाना चाहेंगे यहाँ से, उस वक्त इन्हें पासपोर्ट की या ट्रेवल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो इन्हें पाकिस्तान हाई कमीशन से बनवाना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान कह चुकी है कि इन्हें ट्रेवल डॉक्यूमेंट बना के दे दिया जाएगा, लेकिन पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फरीद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة
来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus kielze ODN reise nach Disney World zus par an.